हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक नया टॉपिक जिसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। फ्रेंड्स, आप लोग को याद होगा कि पिछले कुछ लेक्चर्स में सबसे पहले एक टॉपिक किया था हम लोगों ने बायोट-सैवर्ट लॉ। ठीक है, साथ में उस बायोट-सैवर्ट लॉ के बेस पे एक एप्लीकेशन हम लोगों ने किया था, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड निकाला था हम लोगों ने एक सर्कुलर कॉइल के लिए। ये तो बात थी सर्कुलर कॉइल की, लेकिन अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए पूछे किसी स्ट्रेट कंडक्टर के लिए तो वो कैसे निकालेंगे, वो भी हम निकाल सकते हैं बाय यूजिंग दी बायोट-सैवर्ट लॉ। तो उस बायोट-सैवर्ट लॉ को यूज करके हम लोग ये डेरिवेशन करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट दिस डेरिवेशन फ्रेंड्स। तो स्ट्रेट कंडक्टर के लिए निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेट कंडक्टर कंसीडर करते हैं। तो मैं लिख देता हूं कि कंसीडर ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ए कैरिंग करंट आई। अब हमको क्या करना है, हमारा एम ये है कि वी विश टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड, वी विश टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट P located at a perpendicular distance capital R from it। ये जितना मैं लिखा हूं उतना आपको मैं ड्रॉ करके बताता हूं, क्योंकि तब जाके आपको समझ आएगा, खाली लिखने से काम नहीं चलता है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर कंसीडर कर लेता हूं। मैं से दिस इज द करंट कैरिंग कंडक्टर ए ई। मैं मान लेता हूं दिस इज द सेंटर पॉइंट, मैं मान लेता हूं से दिस इज द पॉइंट बी। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूं कि इस पर्टिकुलर बी पॉइंट से मान लेता हूं से दिस इज द पॉइंट पी, जहां पे मेरे को क्या करना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना था। मैं मान लेता हूं इसका डिस्टेंस कितना है, से दिस इज दिस कैपिटल आर। क्लियर है, इट इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस कैपिटल आर फ्रॉम इट। अब मेरे को क्या करना है, ध्यान से समझना कि बायोट-सैवर्ट लॉ लगाना है तो मेरे को करंट एलिमेंट कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं लिख लेता हूं कि कंसीडर ए करंट एलिमेंट dl इन इट। ठीक है, मैंने क्या कर लिया, एक करंट एलिमेंट कंसीडर कर लिया इसमें। अब मैं मान लेता हूं कि इस करंट एलिमेंट की लोकेशन का क्या है, ये देख लेता हूं। दिस करंट एलिमेंट, दिस एलिमेंट इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस स्मॉल r फ्रॉम it and making an angle थीटा। अब ध्यान से समझना मैंने क्या लिखा है। मैं माना कि इस AE कंडक्टर में एक छोटा सा मैं ले लेता हूं करंट एलिमेंट, से दिस इज दी DL। एक छोटा सा करंट एलिमेंट लिया है, छोटा सा को क्या ज्यादा छोटा करूंगा तो समझ नहीं आएगा, इसलिए थोड़ा सा बड़ा ले रहा हूं, दिस इज दी DL एलिमेंट। अब मैं इसका भी नोमेनक्लेचर देता हूं, से AB। मैं इस पॉइंट को, इसके टॉप वाले पॉइंट को से देता हूं नाम C, दिस इज द पॉइंट D। इसका कंस्ट्रक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले मैंने एक करंट कंडक्टर लिया था, उसके पॉइंट B सेंटर से लेके B डिस्टेंस लिया था जिसका डिस्टेंस R था। मैंने एक करंट एलिमेंट लिया से CD हैविंग द लेंथ DL। अब मैं क्या करूंगा, इस CD के दोनों पॉइंट्स को इस P पॉइंट से जोड़ने वाला हूं। तो थोड़ा सा ध्यान से देखना कि हाउ आई एम ज्वाइनिंग द पॉइंट P विद दिस टू पॉइंट्स। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, हल्का सा करेक्शंस हो सकता है क्योंकि डायग्राम एकदम एग्जैक्ट बनना चाहिए। ये मैंने क्या किया कि C और D पॉइंट को P से जोड़ लिया। साथ में मैंने एक काम और किया, याद रखना कि आई एम ज्वाइनिंग द पॉइंट A एंड E विद P। जो कंडक्टर का जो टॉप पॉइंट है, तो कंडक्टर का लोअर पॉइंट है, दोनों पॉइंट्स को मैंने क्या कर दिया, P पॉइंट से जोड़ लिया। मैंने ये माना जो कंडक्टर का टॉप पॉइंट है A, यानी कि लाइन ज्वाइनिंग द AP एंड मेकिंग एन एंगल φ1। मैं मान लेता हूं कि जो AP है वो BP से कितना एंगल बना रहा है, प्लस डायरेक्शन में φ1। आई एम टेकिंग दिस क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज पॉजिटिव। तो ये मान लेता हूं कि जो टॉप पॉइंट है कंडक्टर का, वो जो लाइन जोड़ रहा है P पॉइंट से, और जो सेंटर वाला पॉइंट है वो जो P पॉइंट से जुड़ रहा है, दोनों के बीच में एंगल बन रहा है φ1। और पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि मैं मान लेता हूं कि क्लॉकवाइज अगर एंगल को मेजर करूंगा तो दैट विल बी द पॉजिटिव। नाउ जब मैं क्या करूंगा कि इसी एंगल को इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज मेजर करूंगा, और जो बिलो पॉइंट जोड़ रहा है E P से, वो एंगल बनाएगा BP से कितना, मैं मान लेता हूं से दिस इज दी φ2। बट मैं एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहा हूं इसलिए यहां पे आ जाएगा माइनस साइन, दिस इज माइनस φ2 एंगल। यहां तक क्लियर है? क्लियर है, ठीक है। अब मैं एक और चीज मानता हूं, मैं मान लेता हूं कि ये जो DL है
ये DL है, यानी कि C और D पॉइंट इस P पॉइंट पे एंगल सब्सटेंड कर रहे हैं, एक छोटू सा एंगल विच इज नथिंग बट D फाई। कौन सा एंगल है? D फाई। अब D फाई वाला आपको दिख नहीं रहा होगा तो उसको रफ करके मैं आपको फिर से लिख देता हूं, क्योंकि दैट इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा नहीं तो। दिस इज D फाई, ठीक है। अब आपको शायद समझ आ रहा होगा, दिस इज द एंगल, छोटू सा एंगल D फाई, ठीक है। अभी भी D समझ नहीं आ रहा तो लेट मी रफ। अब समझ आ रहा होगा, दिस इज D फाई। अब मैं एक और चीज मान लेता हूं, जो C पॉइंट वाली लाइन, जो C पॉइंट है वो तुम्हारा P पॉइंट से जोड़ रहा है और ये BP से एंगल बनाएगा, दिस विल बी द एंगल फाई, दिस विल बी योर एंगल फाई। क्लियर है? तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन। मैं मान लेता हूं C से P पॉइंट जो जोड़ रहा था उसका जो पोजीशन वेक्टर आपको क्या बताया था, R, दिस विल बी योर R। क्लियर है? इतना कंस्ट्रक्शन अभी तक मैंने किया है। यहां तक इस कंस्ट्रक्शन में कुछ डाउट है क्या? नहीं। अब मैं कुछ करने वाला हूं, मैं लगाता हूं एक दिमाग यहां पे, मैं ले लेता हूं बाय बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ लगाता हूं, बाय बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ क्या बोलता है तुम्हारा कि मैग्नेटिक फील्ड डीबी इज नथिंग बट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 1। ये तुम्हारा क्या है? बायोट-सेवर्ट लॉ का इक्वेशन है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन और करना है, ये बहुत थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी है, लेकिन इसको मैं कॉम्प्लेक्स को इजी वे में बताते जाऊंगा। मैं मान लेता हूं से इस C पॉइंट से इस ये D से P जोड़ने वाली लाइन में मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, दिस विल बी योर परपेंडिकुलर, दिस विल बी योर परपेंडिकुलर। आई एम ड्रॉपिंग दिस परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट C टू द लाइन ज्वाइनिंग D टू P। मतलब DP लाइन में C से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहा हूं, उसे मैं मान लेता हूं इसको F, मैं इसको मान लेता हूं से F पॉइंट। क्लियर है? अब मैं क्या करूंगा कि इस पर्टिकुलर छोटे से ट्रायंगल को लूंगा, मैं ले लेता हूं इन ट्रायंगल CDF। कौन, साथ में एक और चीज तुम लोग को बताना भूल गया कि ये जो एंगल बन रहा था थीटा, वो कौन सा था? ये थीटा एंगल ये वाला था ना। आप लोग थीटा मत भूल जाना कि थीटा एंगल इज द एंगल बिटवीन दिस करंट एलिमेंट DL एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पोजीशन वेक्टर C से P तक। ये थीटा एंगल था आप लोग का, है ना। थीटा ही भूल जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो दिस ये करंट एलिमेंट का डायरेक्शन और ये जो इसका पोजीशन वेक्टर है, वो आप लोग बायोट-सेवर्ट लॉ को जाके रिफर कर सकते हो कि करंट एलिमेंट जो पोजीशन वेक्टर होता है उससे कितना एंगल बनाता है, दैट इज कॉल्ड थीटा। थोड़ा इसको और अच्छे से लिख देता हूं, दिस इज थीटा, दिस इज द एंगल बिटवीन दिस करंट एलिमेंट, उसको स्ट्रेट ले लो, और ये जो पोजीशन वेक्टर होगा C से लेके P पॉइंट जोड़ने वाला ये R वेक्टर दिया हुआ है, देखो, तो ये जो एंगल बनाएगा दैट विल बी योर थीटा। ठीक है? तो अब मैं क्या कर रहा हूं कि ट्रायंगल लेता हूं, कौन सा? इन ट्रायंगल CDF। CDF ट्रायंगल की बात करता हूं। इस CDF ट्रायंगल में ध्यान से देखो, इस ट्रायंगल को मैं रीड्रॉ कर रहा हूं यहां पे बड़े साइज में। ठीक है? सो आई एम ड्रॉइंग इट अगेन। दिस इज द ट्रायंगल CDF, दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर C, दिस इज योर D, दिस इज योर F, है ना। तो दिस इज योर डायग्राम, ये तुम्हारा कितना DL है। क्लियर है? अब एक चीज ध्यान में रखना, तुम लोग को एक एजम्पशन बता रहा हूं कि मैं ये मानता हूं कि D फाई इज वेरी स्मॉल। मैं यहां लिख देता हूं एजम्पशन, D फाई जो है इज वेरी स्मॉल, मतलब वो छोटू सा एंगल बन रहा है, क्योंकि DL एलिमेंट छोटा सा है तो D फाई एंगल छोटा है। दिस इज योर एजम्पशन। सो आई कैन से दैट कि एंगल CDF इज ऑल्सो इक्वल टू थीटा। मतलब अगर ये थीटा बन रहा है तो ये भी थीटा बनाएगा, ये जो छोटा सा एंगल बनेगा दैट विल बी ऑल्सो थीटा। एक्चुअल में होता नहीं, बट मैं ये मान रहा हूं DL छोटू सा है, DL छोटू सा है, D फाई छोटू सा है, तो ये जो एंगल थीटा बनेगा ये एंगल अंदर यहां पर भी बनेगा। तो आई कैन से दैट कि assuming angle CDF is equal to theta, मतलब ये वाला जो तुम्हारा एंगल है दिस विल बी योर थीटा एंगल। ठीक है? तो ये तुम लोग का एजम्पशन था, मैंने माना D फाई स्मॉल है तो ये एंगल भी थीटा है, ये एजम्पशन है। क्लियर है? अब मैं क्या मानने वाला हूं, ध्यान से समझना कि इसी ट्रायंगल CDF में नाउ आई कैन से दैट, अगर मैं इसमें साइन थीटा लेता हूं कि ट्रायंगल CDF में साइन थीटा विल बी नथिंग बट, अब बताओ ये तुम्हारा थीटा यहां पे बन रहा है, विच व्हाट विल बी योर साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि CF अपॉन DL। ठीक है? तो यहां से DL क्या निकल जाएगा? DL विल बी नथिंग बट CF अपॉन साइन थीटा, CF अपॉन साइन थीटा। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 2। इतना अभी तुम लोग को समझ आया क्या?
अब मैं तुमको एक और चीज ध्यान से यहां पर ऑब्जर्व करने बोल रहा हूं, वो देखिए, ये देखिए सी एफ और पी, आपको एक कॉन्सेप्ट पता होगा एज थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो थीटा कैन ऑल्सो बी टेकन इक्वल टू साइन थीटा ऑल्सो, या थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस होता है, ये आप लोग को पता है कि नहीं। यानी कि यहां से अगर मैं बात करूं, दिस विल बी योर डी फाई, दिस डी फाई इज नथिंग बट, यहां पे थीटा कौन सा बन रहा है, डी फाई ना, तो डी फाई विल बी नथिंग बट आर क्या होगा तुम्हारा, दिस आर्क विल बी नथिंग बट सी एफ, आर्क विल बी नथिंग बट सी एफ अपॉन रेडियस कितना होगा तुम्हारा, ये पोजीशन वेक्टर आर। थोड़ा ध्यान से देखना, अगर आप ध्यान से देखेंगे ये सी एफ पी, ये जो छोटू सा बन रहा है ना, थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी है आई नो, बट स्टिल ये सी एफ पी, यहां पे मैं ये सी एफ को एक आर्क की तरह एज्यूमिंग कर सकता हूं। मैं मान लेता हूं कि एज्यूमिंग सी एफ एज आर्क, सी एफ को आर्क की तरह एज्यूम कर रहा हूं क्योंकि बहुत छोटा सा एंगल डी एफ बन रहा है, तो आई कैन से दैट डी एफ इज इक्वल टू सी एफ अपॉन आर, यानी आर्क अपॉन रेडियस, यानी आर्क विल बी योर सी एफ एंड रेडियस विल बी योर आर। तो यहां से हम लोग एक काम और कर सकते हैं, पूछो क्या, कि सी एफ की वैल्यू को यहां से निकाल सकते हैं। तो वी कैन से दैट सी एफ इज इक्वल टू आर डी फाई, इसको सब्सटीट्यूट कर दो इक्वेशन नंबर 2 में, तो यहां लिख देता हूं सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन नंबर 2, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, dl विल बी नथिंग बट cf की जगह में डाल दो तुम लोग आर डी फाई अपॉन, और ये आ जाएगा साइन थीटा। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 3। इस इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे, तो ये मैं इसको रफ कर देता हूं यहां पे, ठीक है। सब्सटीट्यूटिंग the value of dl in equation 1, इक्वेशन 1 में dl की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहा हूं, तो dv विल बी नथिंग बट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। अब dl तुम्हारा क्या हो जाएगा यहां पे, दिस विल बी नथिंग बट, पहले i को i रहने दो, dl की जगह में डाल दो आर डी फाई अपॉन साइन थीटा और अपॉन आर स्क्वायर, इतना आ गया आप लोग का। अब ध्यान से देखिए, यहां पे साथ में साइन थीटा भी था, दिस साइन थीटा, तो अब क्या करना है हम लोग को, यहां पे साइन थीटा कैंसल, आर से आर कैंसल, सो दिस डीबी विल बिकम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन आर। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 4। ये आप लोगों ने क्या किया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई अपॉन आर, इक्वेशन नंबर 4 लिया। अब आपको क्या करना है, एक ट्रायंगल और लेना है, तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेना है ये देख लीजिए आप, इट विल बी नथिंग बट बी सी पी, इन ट्रायंगल बी सी पी। अगर हम लोग ध्यान से देखें ट्रायंगल बी सी पी में, और हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में कॉस फाई लेंगे, ठीक है। कॉस फाई विल बी नथिंग बट, ध्यान से देखिए, अगर cos फाई लेंगे इस ट्रायंगल में, फाई यहां से बन रहा एंगल, दिस विल बी योर बेस, दिस विल बी योर हाइपोटेनस, बेस क्या होगा आप लोगों का बीपी, हाइपोटेनस क्या होगा आप लोगों का सीपी, दिस विल बी नथिंग बट बीपी अपॉन सीपी, और बीपी की वैल्यू क्या थी, कैपिटल आर, और सीपी की वैल्यू क्या थी, स्मॉल आर, तो ये आ जाएगा cos फाई इज इक्वल टू कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। यहां से एक काम और कर सकते हैं, वन अपॉन आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, वन अपॉन आर विल बी नथिंग बट cos फाई अपॉन कैपिटल आर, cos फाई अपॉन कैपिटल आर। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 5। इस 5 इक्वेशन को फोर्थ वाले में पुट करेंगे, यानी कि 1 अपॉन आर की वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूं, देख लीजिए एक बार कि ये ट्रायंगल कैसे लिए थे, वो एजम्पशन हम लोग को याद होना चाहिए। तो आई एम रफिंग दिस पर्टिकुलर डायग्राम, उसको मैं लास्ट में एक बार आपको हाईलाइट्स में एक्सप्लेन कर दूंगा, समराइज करूंगा तब। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखिए कि सब्स्टिट्यूटिंग the value of 1 by r in equation 4 we get, क्या जमाना आ गया, देखो एसी में भी पसीना आ रहा है। सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ, ये मेहनत का है, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन r इन इक्वेशन नंबर 4, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी फाई। अब ये 1 अपॉन स्मॉल आर की जगह में लिख रहा हूं आई डी फाई को, डी फाई को भी हटाओ, पहले यहां डाल दो cos फाई
अपॉन कैपिटल आर डी फाई। टेक इट एज इक्वेशन नंबर 6। ये तुम्हारा इक्वेशन बन गया अपना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई कॉस फाई अपॉन कैपिटल आर डी फाई, इक्वेशन नंबर 6। अब मेरे को ये देखना है कि एक्चुअल में मैं इंटीग्रेट करने वाला हूं उस पर्टिकुलर डीबी को, ताकि मेरे को नेट मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए इस कंडक्टर के लिए। तो पहले ये देखिए कि आपका फाई कहां से कहां तक वेरी कर रहा है। फाई आपका इस बॉटम ऑफ द कंडक्टर से टॉप ऑफ द कंडक्टर तक वेरी कर रहा है। बॉटम ऑफ द कंडक्टर आपका एंगल कितना बना रहा है, इसको ध्यान से समझिए। अगर आप ध्यान से देखेंगे कि बॉटम ऑफ द कंडक्टर आपका एंगल कितना बना रहा है -φ2, और टॉप ऑफ द कंडक्टर आपका एंगल कितना बना रहा है +φ1। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे तुम्हारा वेरी कर रहा है। तो इंटीग्रेटिंग the above equation from या between limits -φ2 से लेके -φ2 to +φ1 we get। क्यों? क्योंकि नीचे से लूंगा तो -φ2, ऊपर में लूंगा तो +φ1। तो फाई कहां से कहां तक वेरी कर रहा है तुम्हारा -φ2 से +φ1 तक। तो इसको इंटीग्रेट कर दिया हूं। तो आई एम राइटिंग अगेन हियर कि इंटीग्रेशन ऑफ डीबी विल बी नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, यहां पे लिमिट डाल दिया -φ2 से लेके +φ1, ठीक है, आई कॉस फाई अपॉन कैपिटल आर डी फाई, ठीक है। तो यहां तक मैंने अभी तक किया है। अब मैं क्या करने वाला हूं, उधर का जो डायग्राम है उसको रफ कर रहा हूं। डायग्राम में इसके नीचे पोर्शन को रफ कर रहा हूं, डायग्राम को भी बने रहने दो, क्योंकि डायग्राम ही सब कुछ है, इसलिए डायग्राम को मैं छेड़छाड़ नहीं कर रहा हूं। तो अब इसके आगे का देखिए, डीबी को इंटीग्रेट किया, दिस विल बिकम द नेट मैग्नेटिक फील्ड, एंड यहां पे तुम्हारा बाकी सब कांस्टेंट है, तो निकल जाएगा बाहर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई निकल जाएगा बाहर अपॉन कैपिटल आर। इंटीग्रेशन होगा किसका, तुम्हारा केवल कॉस फाई का। तो ये हो जाएगा -φ2 से +φ1 कॉस फाई डी फाई। अब ये बताइए कॉस फाई का इंटीग्रेशन क्या होता है। बेसिक मैथमेटिक्स आप जानते हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। कॉस फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, इसकी लिमिट्स वेरी करेगी -φ2 से फ़ाई1 तक। तो अगेन आई विल राइट हियर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर। जब साइन फाई को इंटीग्रेट करोगे, पुट करोगे, तो दिस विल बी साइन फ़ाई1 माइनस ऑफ साइन -φ2। ये लिमिट इस तरीके से पुट होगी। आप लोग ये ध्यान से देखिए, इस तरीके से आपकी लिमिट पुट होगी। एक चीज और याद रखना, साइन ऑड फंक्शन होता है, जिनको पता है ठीक है, जिसको नहीं पता एक चीज याद रखना, साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा। तो ये माइनस माइनस बाहर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। तो दिस विल डायरेक्टली बिकम म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फ़ाई1 प्लस साइन फ़ाई2। क्लियर है? फाई थोड़ा मैं चाइनीज टाइप का लिखा जाता है। This will be your magnetic field. So this is the equation of the magnetic field for a straight current carrying conductor. याद रखना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन फ़ाई1 प्लस साइन फ़ाई2। सो दिस इज द इक्वेशन जो हम लोग को निकालना था। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ स्पेशल केसेस के बारे में इसकी बात करेंगे, ठीक है। स्पेशल केसेस के बारे में बात करते हैं। तो पहला जो स्पेशल केस है वो क्या देखते हैं कि जब तुम्हारा AE इज इन्फाइनाइटली लॉन्ग एंड पॉइंट P लाइज नियर द मिडिल ऑफ द कंडक्टर। मतलब तुम लोगों को क्या बताना चाह रहा हूं, समझने की कोशिश करना कि ये जो AE वायर है ये बहुत लंबी है और P पॉइंट जो है वो इसके मिडिल में लाई करता है। तो ये कैसे पॉसिबल है, उसको समझने के लिए एक थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ध्यान समझना कि से दिस इज द AE कंडक्टर, से दिस इज द AE कंडक्टर, नाउ दिस इज द पॉइंट P। मैं मान लेता हूं कि अगर मेरे को क्या करना है, इस P पॉइंट को इस पर्टिकुलर B पॉइंट से कोइंसाइड कराना है, तो मैं क्या करूंगा, से दिस इज द मेकिंग एंगल थीटा से फ़ाई1 मैं मान रहा हूं। अब मैं क्या करूंगा, इस P पॉइंट को B तक लाना है तो मेरे को शिफ्टिंग करना पड़ेगा, मैं इसके नजदीक जाऊंगा। तो से दिस इज पॉइंट P डैश। तो यहां पे तुम्हारा जो एंगल बनेगा दिस विल बी ऑफ फ़ाई2। तो एक बात बताइए, फ़ाई1 बड़ा है कि फ़ाई2? जैसे जैसे आप नजदीक जाएंगे फ़ाई2 इज ग्रेटर देन फ़ाई1।
अगर मैं फर्दर और पास जाऊंगा तो अगेन दिस विल बी से फाई 3, देन फाई 3 इज ग्रेटर देन फाई 2 इज ग्रेटर देन फाई 1। इसका मतलब मैं तुमको ये बताना चाह रहा हूं मेरे भाइयों और उनकी बहनों कि जैसे जैसे पी पॉइंट को मैं बी के नजदीक लेके जाऊंगा तुम्हारा एंगल बढ़ते जाएगा, और कब ये जाके पी वाला पॉइंट बी से कोइंसाइड करेगा, जब तुम्हारा एंगल फाई क्या बन जाएगा, 90 डिग्री बन जाएगा। मेरी बात समझ आई? सिमिलरली ये नीचे केस में भी होगा कि जैसे जैसे मैं पास जाते जाऊंगा तुम्हारा एंगल बढ़ते जाएगा, जब मैं बी पॉइंट पे पहुंचूंगा तुम्हारा एंगल फाइव भी 90 डिग्री हो जाएगा। इसका मतलब है आई हैव टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ फाइव 1 एंड फाइव 2 इन इक्वेशन 5 as 90 डिग्री। तो आई कैन राइट हियर कि सब्स्टिट्यूटिंग फाई 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड फाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तब जाके हमारा क्या होगा कि ये पी पॉइंट बी पॉइंट पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। तो मैं यहाँ पे यार सब्स्टिट्यूट करता हूं, दिस विल बी नथिंग बट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन 90 प्लस साइन 90। साइन 90 कितना होता है चाचा 1, साइन 90 कितना होता है चाचा 1, तो 1 प्लस 1 2, और 2 से 4 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर आई। तो दिस इज दी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि जब भी किसी स्ट्रेट कंडक्टर के लिए उसके मिडिल पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती है तो क्या आती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। मेरी बात समझ आई? बिल्कुल आई। अब मैं बात करता हूं कैसे कि जब ए ही इन्फिनाइटली लॉन्ग है और पी पॉइंट जो है वो या तो ए साइड में है या ई साइड में है। मेरी बात समझ आई कि या तो पी पॉइंट तुम्हारा यहां पे कहां पे है, ए के पास में है या ई के पास में है। तो आई एम रफिंग दिस डायग्राम नाउ। इस डायग्राम का काम हो चुका है। क्लियर है? बट आई एम नॉट रफिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, अब केस 2 देखते हैं हम लोग कि ए ई इज इन्फिनाइटली लॉन्ग एंड पॉइंट पी लाइज एट द एंड नियर ए और ई। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसी पर्टिकुलर पॉइंट पी को या तो ए के साइड में या तो ई के साइड में पहुंचाना है। ध्यान से समझने की कोशिश करना मेरे भाइयों और उनकी बहनों। दिस इज योर ए कंडक्टर, दिस इज द सेंटर पॉइंट बी, दिस इज पी। नाउ ये मैं मान लेता हूं कि चलो मेरे ए पॉइंट के नजदीक जाना है। किसके पॉइंट के नजदीक जाना है? ए पॉइंट के। ठीक है, अभी ई की बात ही नहीं कर रहा हूं। तो मैं क्या करूंगा, फॉर एग्जांपल ये पी को यहां पहले ऊपर पहुंचाऊंगा। पहले एंगल बन रहा था से दिस इज योर फाइव 1, ऊपर गए फाई 2, और ऊपर गए फाई 3। मतलब जैसे जैसे में क्या हो रहा है कि थीटा 3 इज लेस देन थीटा 2 इज लेस देन थीटा 1, मतलब पी पॉइंट को मैं ए के एक्सिस में लेने जा रहा हूं तो एंगल तुम्हारा क्या हो रहा है, देखिए थीटा 1 ज्यादा बड़ा था, थीटा 2 और कम हो रहा था, थीटा 3 और कम हो रहा था, लास्ट में थीटा कितना हो रहा था, 0 डिग्री। मतलब पी पॉइंट को ई पॉइंट के एक्सिस में पहुंचाना है तो मेरे को थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करना पड़ेगा, यानी कि आई कैन से दैट फाइव 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री पुट करना पड़ेगा। लेकिन एक ही पॉइंट को मेरे को एंड में पहुंचाना है। अब दूसरी चीज, ये वाले पॉइंट को मेरे को क्या करना पड़ेगा कि इस तरीके से सेम जैसे 90 डिग्री वाले केस में किया था, ये 90 ही मेंटेन रहेगा। मतलब पहले यहां पे था, फिर यहां पे आया, फिर यहां पे आया, ये यहां पे आया, तब तो एक्सिस में मेंटेन होगा ना। इसको एक्सिस में मेंटेन करने के लिए इसको मेरे को 90 डिग्री पुट करना पड़ेगा और दूसरे वाले को 0 डिग्री। वाइस वर्सा भी ट्रू हो सकता है, या तो इसको 0 डिग्री पुट करो और इसको 90 डिग्री पुट करो, तब जाके ये इस पॉइंट के पास में आएगा। तो याद रखना, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फाइव 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड फाइव 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तब ये वाला पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट कौन सा, पी वाला पॉइंट, पहले तो यहां से शिफ्ट हुआ, फिर यहां से यहां शिफ्ट हुआ। ध्यान से समझना, जब मैंने फाइव 1 को 0 डिग्री पुट करा तो इसके एक्सिस में आ गया और इस मतलब यहां पे एक्सिस में आ गया। फिर क्या हुआ कि इसको मैं क्या करूंगा, इधर शिफ्ट करने जाऊंगा तो अगेन मेरे को 90 पुट करना पड़ेगा। मेरी बात को फिर से समझो कि जब मैंने इस फाइव 1 को 0 डिग्री पुट किया तो ये पी पॉइंट खिसक के यहां पहुंच चुका था। अब इस पी पॉइंट को यहां पहुंचाना है, उसको यहां पहुंचाने के लिए आपको फाइव 2 को कम बढ़ाते जाना है। फाइव 2 जैसे बढ़ाते जाओगे तो 90 डिग्री पुट करोगे तो ये पॉइंट कहां पहुंच जाएगा, ए पॉइंट पे पहुंच जाएगा। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट करो कि सब्स्टिट्यूटिंग
φ1 इज इक्वल टू 0 डिग्री एंड φ2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। φ1 0 पुट किए तो P तुम्हारा यहाँ पहुंच गया, φ2 90 पुट किए तो आपका P यहाँ पे A पे पहुंच गया। तो यहाँ पे आ जाएगा B विल बी नथिंग बट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन 90 प्लस साइन 0, 0 तो 0, 90 तो 1, तो डायरेक्टली आ जाएगा इट विल बी नथिंग बट म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R। दिस विल बी योर मैग्नेटिक फील्ड एट दी एंड पॉइंट्स। इसको लिख दो बी एंड, इसको लिख दो बी मिडिल। तो यहां पे एक और चीज हमको समझ आई भैया, रिलेशन बिटवीन बी एंड बी मिडिल। क्या कि क्लियरली देखिए कि बी मिडिल जो है इट इज नथिंग बट, यहां पे आप देखिए बड़ा कौन सा है, यस बी मिडिल इज 2 टाइम्स द बी एंड। तो यहां पे लिख सकते हैं दिस इज द रिलेशन बी मिडिल इज नथिंग बट 2 टाइम्स द बी एंड्स। ये एक रिलेशन हमको पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड किसी सेंटर ऑफ द वायर इज नथिंग बट 2 टाइम्स द मैग्नेटिक फील्ड एट द एंड्स। और लास्ट केस बात करता हूं इसी में, आई एम जस्ट रफिंग दिस थर्ड केस। तो डायरेक्टली इसको मैं शॉर्टकट में दिखाऊंगा, आई विल नॉट डिस्क्राइब, क्योंकि 2 मेन केसेस ही थे जो मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं कि द थर्ड केस इज AE इज अगेन इनफाइनाइटली लॉन्ग एंड P lies on the axis. Lies on the axis का मतलब समझना, you have to put here say φ1 is equal to 0 degree and φ2 is equal to 180 degree. So what is going to happen, say this is point A, this is point E, when 0 degree was put here, ये point यहाँ P पहुंच गया, और जब 180 degree was put here, ये यहाँ पहुंच गया, तो ये किसकी एक्सेस में पहुंच गया, किसी भी एक एंड के एक्सेस में पहुंच गया। तो I have to put φ1 is equal to 0 degree and φ2 is equal to 180 degree. नाउ इस 0 डिग्री और 180 डिग्री पुट करने से मेरे को क्या मिला, फॉर्मूले में देखते हैं, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन 0 प्लस साइन 180। ठीक है, साइन 0 भी 0 होता है, साइन 180 भी 0 होता है, यानी कि वी कैन से दैट कि ऑन द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड के लिए मेन फॉर्मूला जो डिराइव किया दैट इज इंपॉर्टेंट, यानी कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I अपॉन R साइन φ1 प्लस साइन 2, किसके लिए, एक स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। फिर हम लोगों ने 3 स्पेशल केसेस दिए, उसका जो डायग्राम और उसमें जो डायग्राम के कंस्ट्रक्शंस थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे और उसके अजम्पशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। तो होपफुली मेरे को आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। तो वैसे तो ये लेक्चर फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन एक गुरु दक्षिणा आप अगर आप देना चाहते हो, अगर आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हो, तो जिन लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोग इस लेक्चर को लाइक करें, और जिन लोग लाइक भी नहीं किए और सब्सक्राइब भी नहीं किए तो पहले सब्सक्राइब करें उसके बाद लाइक करें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।